नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का इतिहास विषय लेकर के आया हूं, जिसमें पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, जिसमें हम लोग कई प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। जिसमें आज का मेरा पहला सवाल है कि मैंजनी कौन था। जैसे यूरोप के राष्ट्रवाद में जितने सारे कंट्री थे, इटली है, जर्मनी है, जो भी हो, इन सभी देशों के विकास में सबसे बड़ी रोड़ा, सबसे बड़ा बाधा क्या था, उस बाधा को मिटाने वाला व्यक्ति कौन कौन है, इस यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति आते हैं, दार्शनिक आते हैं, विचारक आते हैं, जिनका योगदान इस यूरोप के राष्ट्रवाद में है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उस महान व्यक्ति का जिसका नाम है मैंजनी। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहला सवाल है आपका आज का कि मैंजनी कौन था या मैंजनी का परिचय दें। ये सवाल काफी इम्पोर्टेंट है, VVI है। मैंजनी कौन था, ये सवाल है आपका। तो याद रखेंगे कि मैंजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मसीहा का मतलब कह सकते हैं हीरो। इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा मैंजनी को कहा जाता है, और यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, साहित्यकार, लेखक, दार्शनिक, योग्य सेनापति था। कौन? मैंजनी। मैंजनी का जन्म सार्डिनिया क्षेत्र में हुआ था, सार्डिनिया, 1805 के आसपास। जैसा कि आपका सवाल है कि मैंजनी कौन था, तो मैंजनी के बारे में परिचय थोड़ा सा जान लेंगे कि मैंजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, साहित्यकार, लेखक, दार्शनिक एवं योग्य सेनापति था। इसके द्वारा 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया गया था। नागरिक आंदोलन में क्या हुआ था कि वह अपनी बातों से लोगों को, जनता को अपनी ओर आकर्षित किया, और यह इटली के क्षेत्र में विकास करना चाहता था। मैंजनी यह भी जानता था कि जब तक कि ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटाया नहीं जाएगा, तब तक इटली के एकीकरण का सपना पूरा नहीं होगा। मुख्यतः ये जो मैंजनी था, तो 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया, और नागरिक आंदोलन चलाने के बाद जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही साथ में इसके द्वारा प्रमुख संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम है, सबसे पहला बिंदु है यंग इटली। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मैंजनी ने किया, और कब किया, तो 1831 में। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो मैंजनी ने किया, और कब किया गया, तो 1834 में। इसके बाद है फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना कब की गई, तो 1851 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो मैंजनी के द्वारा किया गया। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है मेरे मित्रों कि मैंजनी का संबंध किस दल से था, तो कार्बोनरी दल से था। मैंजनी का संबंध किस दल से था, कार्बोनरी दल से था, और कार्बोनरी दल की स्थापना 1820 ईस्वी में किया गया था। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा ये सब। कार्बोनरी दल की स्थापना 1820 में किया गया था। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मेरे मित्रों कि मैंजनी कौन था, तो मैंजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है, जो एक कर्मठ कार्यकर्ता, साहित्यकार, लेखक, दार्शनिक, योग्य सेनापति था। इसके द्वारा 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चला करके सभी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और इसके द्वारा 3 संस्था का गठन किया गया। पहला यंग इटली, यंग यूरोप, और फ्रेंड्स ऑफ इटली। यानी फ्रेंड्स ऑफ इटली, पहला यंग इटली की स्थापना 1831, यंग यूरोप 1834, और फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना 1851। मैंजनी का संबंध, ये सब लिखिएगा, इसी क्वेश्चन का उत्तर में लिखिएगा। मैंजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था, और इस दल की स्थापना 1820 ईस्वी में किया गया था। 2 नंबर के सवाल में अगर बाद में पूछ दे कि कार्बोनरी क्या था, तो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, जिसे कार्बोनरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है मेरे मित्र, इटली के 3 विभूति
कौन कौन थे? इटली के 3 विभूतियों का नाम लिखें। इटली के 3 पर्सन कौन कौन थे? तो सबसे पहला बिंदु की चर्चा करेंगे मैंजनी। मैंजनी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न तो मैंजनी कौन था, ये डिस्कशन हो गया। अब अगला सवाल है इटली के 3 विभूति का नाम क्या है? तो इटली के 3 विभूति में इस तरीके से पहला नाम आएगा मैंजनी का। तो मैंजनी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मैंजनी के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दे कि आत्मा जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मैंजनी के लिए। अच्छा, इसके बाद एक है काबूर। काबूर कहिए। काबूर के लिए जो है बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। काबूर के लिए बुद्धि। और गैरिबाल्डी के लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गैरिबाल्डी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गैरिबाल्डी के लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अपवाद में विक्टर इमैनुअल के लिए पूरा शरीर का संबोधन किया गया है, पूरे शरीर से उसको संकेतित किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है। अब इसके बाद अगला जो सवाल आता है, अगला सवाल आप लोग लिखिएगा कि काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर का परिचय दे। ये छोटा छोटा जो लघु उत्तरीय सवाल है, इसको आप लोग समझने का काम करेंगे। अगला सवाल है कि काउंट काबूर है ना, वाका प्लेट नहीं फाड़ेंगे। काउंट काबूर कौन था? तो यह एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी व्यक्ति था। राष्ट्रवादी का मतलब होता है देश से प्रेम करने वाला, देश से लगाव रखने वाला। तो काउंट काबूर कौन था? तो यह एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा यह जो है ऑस्ट्रिया को मानता था। सबका तो यही सपना था ना कि जब तक कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक का काम क्या था? मेटरनिक का काम यही था ना कि जितना ही विकास का काम किया जाए, उस विकास को क्या किया जाए? दबा दिया जाए। तो याद रखें कैसे मेटरनिक जो है मिटाने का काम करता था, अर्थात हर प्रकार के विकास के आंदोलन को दबाने का काम करता था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन? मेटरनिक। तो सवाल है, तीसरा सवाल है कि काउंट काबूर का परिचय दें। तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसे अपने देश के प्रति काफी लगाव था। यह निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था और यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है। अतः इसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, इसने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर लिया। किससे मित्रता किया? फ्रांस से मित्रता कर लिया। इसके पहले अगर हम बात करते हैं, फ्रांस से मित्रता तो करता है, जबकि ऑस्ट्रिया फ्रांस का पक्का मित्र था। जबकि ऑस्ट्रिया फ्रांस का क्या था? पक्का मित्र था। ये जो काउंट काबूर था, इटली और जर्मनी के क्षेत्र में विकास करना चाहते थे। ये काउंट काबूर इटली और जर्मनी के क्षेत्र में विकास करना चाहते थे, लेकिन इनकी कूटनीति या रणनीति आगे चल करके कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन करके उभर गई। मतलब समस्या का निदान तभी होगा जब तक कि ऑस्ट्रिया का पतन नहीं होगा। तो इस प्रकार से लघुतरीय सवाल काउंट काबूर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद छोटा छोटा जो सवाल है, अगला सवाल है क्रीमिया युद्ध से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध 1853 से 54। अब ये क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच, जिसमें रूस जो है रूस जाता है, अर्थात रूस की पराजय हो जाती है। इसमें होता क्या है? जैसे क्रीमिया युद्ध है या क्रीमिया की जो क्रांति है, इसके कारण क्या थे? तो धार्मिक बिंदु को लेकर के ईसाई घर, ईसा मसीह का जो जैसे गिरजाघर है, ईसाई धर्म है, धार्मिक परंपरा को लेकर के यह जो है युद्ध का कारण माना जाता है। साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन के बाद आया नेपोलियन द्वितीय, और द्वितीय के बाद आया था नेपोलियन तृतीय, है ना, नेपोलियन का ही वंशज है। तो मुख्यतः नेपोलियन तृतीय ने क्या किया
कि गणतंत्र को मिटा करके, गणतंत्र को हटा दिया और हटा करके शासक बन गया, गणतंत्र को मिटा करके राजा बन गया। तो गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब जिसमें जनता, गण माने लोग, तो जनता का उसमें शासन चलता था, जनता का अधिकार मिलता था इसमें। लेकिन जनता के अधिकारों को छिन्न भिन्न कर दिया, मिटा करके रख दिया। तो जब जनता के अधिकार को आप मिटा दीजिएगा तो क्रांति तो होना तय है। तो मुख्यतः क्रीमिया जो युद्ध हुआ था तुर्की और रूस के बीच हुआ था, जिसमें रूस की पराजय हो गई थी, रूस की हार हो गई थी, और यह युद्ध 1853-54 में प्रारंभ हुआ था। इसमें हुआ था क्या भाई कि वियना कांग्रेस के जो प्रस्ताव था, वियना कांग्रेस का जो प्रस्ताव था तुर्की ने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया था। और पीछे आपने पढ़ा होगा कि वियना कांग्रेस का लक्ष्य क्या था। वियना कांग्रेस का लक्ष्य यही न था कि 1789 से लेकर 1815 तक जो भी घटना घटा है, या तो वियना कांग्रेस के और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिसमें केवल विनाश, अर्थात कह सकते हैं कि विनाश वाले बिंदु उसमें शामिल किए गए थे। अर्थात कहने का मतलब विकास नहीं बल्कि विनाश का ही बिंदु डाला गया था। वियना कांग्रेस में क्या, उसके लक्ष्य में क्या दर्शाया गया था? वियना कांग्रेस के लक्ष्य में यह दर्शाया गया था कि जो भी विकास का काम किया जाए उसको दबा दिया जाए, और जो भी घटना घटा है 1789 से लेकर 1815 तक उसको दोहराया ना जाए। तो ये अच्छी बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, इस क्रीमिया युद्ध में वियना प्रस्ताव को ये जो तुर्की है उसको ठुकरा देता है, और तुर्की ने रूस को आग्रह करते हुए कहा कि जो भी अधिकार, अपने अपने अधिकार क्षेत्र है उसको तुम खाली कर दो। तुर्की कह रहा है, किससे कह रहा है? रूस से कह रहा है कि अपने अपने विजित जो क्षेत्र अधिकार, जो क्षेत्र है उसको खाली कर दो, आग्रह किया। लेकिन इस बात का विरोध किसने कर दिया? रूस ने विरोध कर दिया। और अंततः तुर्की, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, ये सभी, फ्रांस, ये सभी मिलकर के एक तरफ हो गया। तुर्की, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी आपस में मिलकर के रूस के खिलाफ 1853-54 में युद्ध की घोषणा कर देता है, जिसे क्रीमिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में रूस की हार हो जाती है। एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, और जबकि एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।